दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लड़के की भूमिका निभा रही हूँ। मेरा नाम आदित्य है। मेरे पिता ने उस समय विदेश जाने का फैसला कर लिया था जब मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरी माँ बहुत ही सख्त बिहेवियर की औरत थी। वो हमेशा पिताजी से कहती रहती थी कि तुम मेरे पास मत बैठे रहा करो, जाओ और जाकर पैसे कमाया करो। हम लोग पहले बहुत गरीब हुआ करते थे और माँ हमेशा पिताजी को गरीब होने के ताने देती रहती थी। मेरे पिताजी जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करते थे, उनकी बातों की वजह से एक दिन वो घर छोड़कर चले गए। फिर वो सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए दुबई चले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की। पिताजी की कुर्बानियों की बदौलत हमारे घर की गरीबी खत्म हो गई थी। पिताजी माँ को ढेर सारे पैसे कमाकर भेजा करते थे। माँ ने उन पैसों से सब कुछ बदल दिया था। वह बहुत खुश रहने लगी थी, मगर अब उनके पास दौलत थी, उनका पति नहीं था। हमने गांव वाला घर बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लिया था जो बहुत ही बड़ा था, और एक बड़ी सी गाड़ी भी खरीद ली थी। और हर महीने मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे हमें भेजते थे। उनकी मेहनत की बदौलत मेरी जिंदगी आराम से गुजरी थी। मैंने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली थी और कभी किसी तंगी का सामना नहीं किया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने काफी कोशिश की कि उनका पति वापस आ जाए, वो एक बार उनको देख सके, लेकिन पिताजी ने उनको इतने ढेर सारे पैसे दिए थे कि जो शिकायत उनको हमेशा पिताजी से रहती थी, वो शिकायत अब खत्म हो चुकी थी। पिताजी कभी वापस नहीं आ सके। माँ के मरने पर भी वो वापस नहीं आए थे। शायद ये उनके रिश्ते की कड़वाहट थी, जिसकी वजह से दोनों ने अपने दिल सख्त कर लिए थे। मुझे लगता है कि माँ को भी कोई अफसोस नहीं था और ना ही पिताजी ने कभी उनसे कोई गीला किया। उन्होंने अपनी मोहब्बत और रिश्ते को कुर्बान करके मेरी जिंदगी संवार दी। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी मर्जी से मीनाक्षी को अपनी पत्नी बना लिया था। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उससे मेरी मुलाकात इसी शहर में हुई थी जहाँ पर हम रहते थे, और फिर मैं उसे शादी करके उसे अपने घर में ले आया था। पिताजी से हमेशा मेरी बातचीत होती रहती थी। पिताजी रोज मुझे वीडियो कॉल किया करते थे। हम दोनों की फोन पर भी बहुत बात होती थी। जैसे ही मेरी शादी हो गई तो मैंने मीनाक्षी का फोटो पिताजी को भेज दिया था। उन्हें मीनाक्षी बहुत पसंद आई थी और वो मेरी शादी से खुश थे। हम दोनों इसी घर में रहते थे जो पिताजी की कमाई से हमने शहर में बनाया था। शादी को लगभग 6 महीने गुजर गए थे जब पिताजी ने मुझे फोन पर बताया कि वो रिटायर हो चुके हैं और अब वो वापस आकर हमारे साथ रहना चाहते हैं। पहले हम लोग गांव में रहा करते थे, लेकिन पिताजी की कमाई से हमने शहर में घर बनाया था और माँ की मौत भी उसी घर से हुई थी। मैंने सब कुछ पिताजी को बता दिया था और वीडियो कॉल पर मैं उनको सब कुछ दिखाता भी रहता था। जब ये बात मैंने मीनाक्षी को बताई कि मेरे पिताजी वापस आना चाहते हैं, तो पहले तो वह खामोश रही, लेकिन फिर कहने लगी कि वो कहाँ रहेंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हमारे साथ इस घर में रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? ये उनका घर है। इस घर के अलावा उनका और कोई भी ठिकाना नहीं है। अब तो माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और गांव वाला घर हमने कई सालों पहले छोड़ दिया था। मेरी बात सुनकर मीनाक्षी के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन उतर आए थे। उसने उसे भरे शब्दों में कहा कि देखो, मुझसे तुम्हारे बूढ़े पिता की सेवा नहीं होगी। जानते हो ना कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आदतें बच्चों के जैसी हो जाती हैं, जिद्दी और नासमझ। मैंने उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करने की कोशिश की और उसे नरमी से समझाया, देखो, तुम्हें उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेंगे। वैसे भी इस घर में काफी सारी नौकरानियां हैं जो घर का काम करती है। लेकिन मीनाक्षी का बिहेवियर नरम नहीं हुआ था। वो कहने लगी कि पहले उनसे बात करके तो पूछ लो कि वो वहां से कुछ पैसे लेकर आ रहे हैं या फिर खाली हाथ ही आ रहे हैं। अगर उनके पास पैसे हैं तो ठीक है, मैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर लूंगी, वरना तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मीनाक्षी की ये बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। मुझे ख्याल आया कि शायद वो ठीक कह रही है। दुबई में रहने वाले अक्सर अपने साथ काफी सारा पैसा लेकर आते हैं। पिताजी ने सारी जिंदगी दुबई में गुजार दी थी। शायद उन्होंने भी कुछ बचा लिया होगा। मैंने उसी समय पिताजी को फोन किया। पहले तो मैंने उनके हालचाल ली। उसके बाद हिचकिचाते हुए पूछा कि पिताजी, आप जब वापस आ ही रहे हो तो अपने साथ कुछ सेविंग्स वगैरह भी साथ ला रहे होंगे। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक तो पिताजी खामोश रहे। फिर धीरे से कहने लगे कि बेटा, तुम्हें याद है ना कि हम कितने गरीब थे। मैं तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए यहाँ दुबई आ गया था। मैंने जो कुछ भी कमाया
सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कमाया और तुम्हें भेज भी दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने बेचैनी से कहा, लेकिन पिताजी, इतने सालों में आपने कुछ तो बचाया होगा। वो हंसने की कोशिश करते हुए बोले कि बेटा, बस इतना ही है कि टिकट के पैसे भी उधार लेकर वापस आ रहा हूँ। यूं समझ लो कि लूटे हुए सिपाही की तरह लौट रहा हूँ। पिताजी की ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मैंने फ़ोन पर उनसे कह दिया कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल खट्टा हो गया था। मैं चाहने लगा था कि पिताजी के आने के बाद मुझे और ज़्यादा फ़ायदा होने लगे, मेरे पास और पैसा आ जाए। लेकिन ये जानकर कि वो खाली हाथ आ रहे हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उजली हुई सल्तनत का सुल्तान अपने घर वापस आ रहा हो। मीनाक्षी मेरी मोहब्बत थी, लेकिन शादी के बाद वो मेरे लिए एक अलग ही आजमाइश बन गई थी। वो अपनी डिमांड्स और ज़रूरत के मामले में कोई भी समझौता नहीं करती थी। हर समय उसे नए और ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते थे। हमेशा महंगे सामान की ही मुझसे डिमांड करती रहती थी। बड़े बड़े परलौर में जाना उसका शौक था और भी उसकी बहुत सारी डिमांड थी जिनको पूरी करते करते मैं थक चुका था। मैं हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता था कि वो सोच समझकर खर्चा किया करे, मगर वो तो मेरी बात का गलत मतलब निकालती थी और कहती कि मेरी जिम्मेदारियां पूरा करना तुम्हारा फर्ज है, मेरे खर्चे उठाना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मैंने तुम पर कोई बोझ नहीं डाला, मैं तुमसे सिर्फ वही मांगती हूँ जो कि मेरा हक है। उसकी ये जिद हर महीने मेरा बजट बर्बाद कर देती थी। मैं भी कंपनी में नौकरी करता था। हाँ, अच्छी पोस्ट पर था, इसलिए मेरी सैलरी सही थी, लेकिन अब पिताजी रिटायर्ड होकर यहाँ आ रहे थे। अब तो उनकी तरफ से पैसे आने भी बंद हो गए थे। अब मुझे और ज्यादा सोच समझकर चलना था, लेकिन मेरी पत्नी मेरी भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी खुद की सैलरी भी इतनी थी कि मैं आराम से अकेला भी घर चला सकता था, लेकिन मेरी पत्नी की फजूल खर्ची ने मुझे परेशानी में डालकर रख दिया था। घर अपना था, गाड़ी भी अपनी थी और घर में 2 नौकरानियां भी मौजूद थीं। एक तो घर की सारी सफाई करती थी और दूसरा सिर्फ खाना बनाया करती थी, जो साफ सफाई करती थी। उसका नाम नीलम था और जो खाना बनाया करती थी उसका नाम चंपा था। मेरी पत्नी को ज्यादातर काम नीलम से ही होते थे, जो घर की साफ सफाई ही नहीं बल्कि बाहर के भी सारे काम करती थी। चंपा तो टाइम से आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी, जबकि नीलम सर्दियों के इस मौसम में भी सारे काम से निपटने के बाद ही देर रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाया करती थी। नीलम हमारे ही घर में रहती थी। उसे मेरी पत्नी ने एक छोटा सा कमरा दे दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी घर का मामूली सा काम भी खुद नहीं कर सकती थी। उसे एक नौकरानी 24 घंटे अपने साथ चाहिए होती थी। ये सारे काम ही नीलम के थे। मेरी पत्नी को तो कोई काम ही नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो फिर भी थकी हारी और शिकायत करती हुई नजर आती थी। मैं अपनी पत्नी से कहता था कि मीनाक्षी, तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता, नौकरानियां सब कुछ कर लेती हैं, फिर तुम क्यों थक जाती हो। वो तो कभी मुझे कोई सीधा जवाब देती ही नहीं थी, बस बात घुमा देती थी या अपनी किसी नई डिमांड को बीच में ले आती थी। अब जब पिताजी के वापस आने की खबर आई तो मेरा दिल अजीब सी परेशानी में खो गया था। मुझे अंदाजा था कि पिताजी के आ जाने से घर का माहौल बदल जाएगा। मीनाक्षी वैसे भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और अगर पिताजी के आने से उसे कोई भी परेशानी हुई तो उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकलेगा। मैंने खुद को बार बार यही कहते हुए पाया कि पिताजी को घर में ठहरना शायद ठीक नहीं होगा। अगर वो यहाँ आ गए तो रोज के लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो जाएगी। मीनाक्षी तो पहले ही बिहेवियर की अच्छी नहीं थी और पिताजी की मौजूदगी उसे और ज्यादा चिड़चिड़ा बना देगी। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि पिताजी के लिए कोई और इंतजाम किया जाए। शायद उन्हें करीब में ही कोई किराए का घर देखकर वहां पर भेज दूं या फिर कोई और दूसरा रास्ता निकाल लूं। जिस दिन पिताजी को आना था उसी दिन से मेरी पत्नी का मूड खराब हो गया। वह कहने लगी कि अब तो तुम्हारा बाप भी यहाँ आ रहा है, मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी और हमेशा ससुर की इज्जत के लिए सर पर घूंघट भी डालकर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ और पिताजी गांव से बिलोंग करते हैं। न गांव वाले लोग तो यही चाहते हैं कि बहुएं घूंघट डालकर बड़ों के सामने आया करें। अपने घर में 2 घड़ी सुकून से बैठ जाती थीं। अब मेरा वो सुकून भी खत्म होने जा रहा है। मैंने अपनी पत्नी को तसल्ली दी कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहने लगी कि देखो, अगर मेरी प्राइवेसी में कोई भी खलल पड़ी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने कहा, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं हूं ना,
कुछ नहीं होगा। अपने पिताजी को एयरपोर्ट से लेने के लिए चला गया था। वहां अपने पिता को देखकर मेरे दिल में खुशी और उलझन का मिला जुला एहसास आ गया था। मैं इतने सालों बाद अपने पिता से मिल रहा था। मैंने जब अपने पिता के हाथों की तरफ नजर डाली तो उनके हाथ में एक पुराना सा और छोटा सा बैग था। उसे देखकर मेरे दिल में एक सवाल उठा था कि वो ज्यादा पैसे कमाकर नहीं लाए हैं, फिर भी उम्मीद थी कि वो कोई गिफ्ट या कोई यादगार चीज वहां से जरूर लेकर आए होंगे, क्योंकि ये मेरे वही पिताजी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी थी। जब हम गाड़ी में बैठे तो रास्ते में हम लोग मामूली सी बातें करते हुए आ रहे थे। पिताजी मुझे बहुत थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो बहुत बड़ा मुश्किल सफर तय करके वापस आ रहे हों। मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए थे क्योंकि आइडिया था कि वो बहुत थके हुए हैं। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। घर पहुंचने से पहले मैंने एक होटल से खाना पैक करवा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मीनाक्षी ने तो खाने का इंतजाम नहीं करवाया होगा और ना ही पिताजी के लिए किसी खास चीज का इंतजाम किया होगा। घर पहुंचकर पिताजी को मैंने बिठाया और खाने का इंतजाम किया। पिताजी ने पूछा कि बेटा, मेरी बहू ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? उनका सवाल मेरे दिल को कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं पिताजी, उसकी तबीयत खराब है। वैसे भी वो अच्छा खाना नहीं बनाती, इसीलिए मैंने होटल से मंगवा लिया। पिताजी ने सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वो खाने में बिजी हो गए, लेकिन मैं उनकी खामोशी महसूस कर सकता था। मीनाक्षी जैसी थी वो तो पिताजी के पास भी नहीं आई और ना ही उसने उनका आशीर्वाद लिया और ना ही हाल चाल पूछे। शाम के टाइम पर जब वो अपने कमरे से निकली तो सीधा पिताजी के पास आकर कहने लगी, आप तो हमारी शादी में भी नहीं थे, तो क्या आप मेरी मुंह दिखाई के लिए कुछ लाए हैं या नहीं? उसके इस अजीब से सवाल पर पिताजी हैरान रह गए, लेकिन पिताजी ने खामोशी से अपनी उंगली में पहनी आखिरी सोने की अंगूठी उतारकर उसे दे दी और कहा कि ये लो बेटा, इसे बेचकर अपनी पसंद की अंगूठी बनवा लेना। मीनाक्षी ने बिना किसी झिझक के अंगूठी पकड़ ली और कहने लगी, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं, शुक्रिया, कहकर वो वहां से वापस अपने कमरे में चली गई थी। पिताजी ने मुझे देखा और कहा कि बेटा, मुझे मेरा कमरा दिखा दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा। उनके इस सवाल ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि मैं पहले से ही फैसला कर चुका था कि पिताजी को वो वाला कमरा दे देता हूँ जो कमरा नीलम के पास है, वो कमरा मैं पिताजी को दे देता हूँ। मेरा और मेरी पत्नी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। वहाँ और भी सारे कमरे थे, लेकिन पिताजी की मौजूदगी मीनाक्षी को पसंद नहीं थी, इसलिए मीनाक्षी को मैं इसी फ्लोर पर नहीं रख सकता था। छत पर एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा बना हुआ था, वहीं पर नीलम रहती थी। मैंने झिझकते हुए कहा, पिताजी, आप छत पर नीलम के कमरे में रहेंगे। पिताजी को पता चल चुका था कि नीलम हमारे घर की नौकरानी है। मैंने कहा कि नीलम के कमरे के बाहर छोटा सा आंगन है, उसमें वो अपनी चारपाई पर सो जाएगी और आप उसके कमरे में सो जाना। पिताजी ने मुझे हैरानी से कहा कि बेटा, ये घर तो बहुत बड़ा है, मुझे छत पर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ भी तो मुझे 4-5 कमरे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही मेरे लिए कोई कमरा क्यों नहीं है? मैंने सफाई देने की कोशिश की कि पिताजी, बात यह है कि मीनाक्षी आपसे पहले से यहाँ पर अपने तरीके से रहती है। अगर आप घर में रहेंगे तो उसे अजीब लगेगा, इसलिए मैं आपको छत पर बने कमरे में भेज रहा हूँ। वहाँ आपको आराम मिलेगा और वहाँ नीलम भी आपका बहुत ख्याल रखेगी। मैंने ये सब बातें इस नियत से कही कि मामला किसी भी तरह संभल जाए, लेकिन मेरा आइडिया था कि मेरी बातें पिताजी को बुरी लग रही हैं। उनकी खामोशी और नजरों में शिकायत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। मैंने उनका सामान उठाया और नीलम को दे दिया था। नीलम ने अपने कमरे में उनके सामान को सेट कर दिया था और उसने अपना बिस्तर बाहर आंगन में लगा लिया था। पिताजी चुपचाप अपने सामान के करीब बैठ गए थे और कमरे को गौर गौर से देखने लगे। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मैं हमेशा से फोन पर देखता था। वो थके हुए लग रहे थे, शायद शारीरिक तौर पर भी और जज्बातों के तौर पर भी। नीलम ने उनके लिए पानी का ग्लास लाकर रख दिया था और कहा कि बड़े साहब, आप आराम से यहाँ आराम कीजिए, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। पिताजी ने नीलम को मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा खालीपन था। वो शायद इस समय इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे ने उनके लिए ये इंतजाम क्यों किया। रात को मैं अपने कमरे में गया तो मीनाक्षी ने ताने देते हुए अंदाज में कहा, क्या हुआ, आपके पिताजी को कमरा पसंद आया? मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बातों से बाज नहीं आई। कहने लगी कि मुझे पता था आपके पिताजी हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे। अब देखना, ये हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। उसकी बातें सुनकर मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वो कहते हैं ना कि एक चुप और 100 सुख। अब मैं अपने पिता की साइड लेता तो फिर मेरी पत्नी मेरा जीना दुश्वार कर देती, इसलिए पहले ही सीधी बात सीधे तरीके से कर दी थी। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी और हीटर के बिना गुजारा मुश्किल हो चुका था। घर के हर कमरे में हीटर चल रहा था, लेकिन पिताजी के लिए उनके कमरे में कोई भी हीटर नहीं था। ये फैसला मेरे और मीनाक्षी के बीच का था, क्योंकि हमारा उसूल था कि नौकरों को ऐसी फैसिलिटी नहीं देनी है जिनसे उनकी आदत बिगड़े और हमारा खर्चा बढ़े। लेकिन इस बार नीलम, जो हमारी नौकरानी थी, कुछ हिचकिचाते हुए मेरे पास आई और नरमी से बोली कि मालिक, मेरी आदत तो है सर्दी में रहने की। शायद आपके पिताजी को सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनकी उम्र ज्यादा है और ये सर्दी उनके लिए ठीक नहीं है। आप उनके कमरे में हीटर लगवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए मैं खामोश रहा। एक तरफ वो गहराई से मुझे झंझोर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपनी पत्नी के रिएक्शन का भी आइडिया था। जब मैंने मीनाक्षी से इस बारे में बात की तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ही वैसा था जैसा मैंने सोचा था। वो गुस्सा करते हुए अंदाज में बोली, उनकी सर्दी के लिए तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? वहां कोई हीटर नहीं लगेगा। तुम्हें आइडिया भी है कि आजकल बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है। उसके शब्दों में सख्ती साफ नजर आ रही थी और मैं एक लम्हे के लिए घबरा गया था। मैंने नरमी से मीनाक्षी से कहा कि वो मेरे पिता हैं, उनकी उम्र ज्यादा है और वो बीमार पड़ सकते हैं। क्या हम कम से कम उनके लिए थिएटर का इंतजाम नहीं कर सकते? लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं थी। उसने कहा कि तुम्हारे पिता की सर्दी के लिए हम अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं? तुम्हें उनके बारे में इतनी फिक्र है तो उन्हें वापस उनके गांव भेज दो। वैसे भी उनका असली घर तो वहीं पर ही है, और अगर उन्हें यहाँ पर रखना है तो हमारी तरह जीना होगा। मीनाक्षी के इन शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। मैं अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहने लगा कि मीनाक्षी, वो मेरे पिता है और मैं उनकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन इसकी बातों ने मुझे समझा दिया था कि इस मामले को बढ़ाने से हमारे घर का सुकून और ज्यादा खराब होगा। पिताजी का ख्याल दिमाग में रखते हुए मैंने नीलम से कहा कि किसी तरह रात के समय बड़े साहब के लिए अंगीठी का इंतजाम कर दिया करो ताकि उन्हें ज्यादा सर्दी महसूस ना हो सके। ऐसा करना शायद मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी किसी हद तक तो निभा सकूं, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं उनके लिए वो सब नहीं कर रहा था जो उन्हें चाहिए था। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पिताजी छत पर नीलम के कमरे में सर्दी बर्दाश्त करते रहे और मैं रोज उनको तसल्ली देने की कोशिश करता रहा। हकीकत ये थी कि हर बार उनकी नज़र मुझ पर पड़ती तो मुझे अपनी नाकामी और कमजोरी का एहसास होता था। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिखाई देता था जो मेरे फैसले की वजह से पैदा हुआ था। मैंने महसूस किया कि उनके साथ किया जाने वाला ये सुलूक न सिर्फ उन्हें बल्कि मुझे भी अंदर से खोखला कर रहा था। ये सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि दिलों में बढ़ती हुई दूरी की एक शक्ल भी थी जिसने मुझे और पिताजी को एक अजीब सी खामोशी में जकल रखा था। मेरे दिल में पहले पिताजी के लिए थोड़ी बहुत फिक्र जरूर थी, लेकिन मीनाक्षी ने मेरे कान इस तरह से भरने शुरू किए कि मैं धीरे धीरे बदलने लगा। वो बार बार कहती कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें छोड़ दिया था। एक छोटे से बच्चे को उस समय उन्हें एहसास क्यों नहीं हुआ था? अब तुम क्यों उनके लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हो? ये बात ही मेरे अंदर जगह करने लगी। मैं चाहे दिल से ये सब गलत समझता था, लेकिन उसकी बातों का असर ऐसा था कि मैंने धीरे धीरे पिताजी का ख्याल रखना कम कर दिया था। दिन ब दिन मेरे अंदर की हमदर्दी खत्म हो गई थी और पिताजी की तरफ सिर्फ मेरा मामूली सा ही ध्यान जाता था। उनकी ज़रूरतें मैं इग्नोर करने लगा था। मैं अपने रोज़ाना के रवैये को ज़्यादा अहमियत देने लगा। मैं खुद को ये तसल्ली देता रहा कि शायद यही सब ठीक है, लेकिन दिल के किसी कोने में कमी मौजूद थी। एक रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी।
मैं अपने गर्म कमरे में हीटर के आगे अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। अचानक मेरा फ़ोन बजना शुरू हो गया। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार फ़ोन बजने की वजह से मेरी नींद खराब हो रही थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो नीलम मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया और उसे बंद करके सो गया। मैंने सोचा कि कोई मामूली सी बात होगी, सुबह को देख लूँगा। सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा कि नीलम की काफ़ी सारी कॉल्स थीं। मैंने सोचा कि शायद कोई छोटी सी बात होगी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और सीधा छत की तरफ गया। वहां पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि कमरा खाली था और नीलम भी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। पिताजी भी कमरे में नहीं थे। मेरे दिल में कई सवाल उभरने लगे। मैंने फौरन नीलम को फ़ोन मिलाया। काफ़ी देर तक तो उसका फ़ोन नहीं मिला था, लेकिन जब उसने कॉल रिसीव की तो वो कहने लगी कि रात को बड़े मालिक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि इंतज़ार किया जा सके। मैंने रात के समय उन्हें अस्पताल ले जाना ज़्यादा बेहतर समझा। उसके शब्द में थकान और फिक्र का अंदाज था। मैंने झुंझलाकर कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहने लगी कि मालिक, मैंने आपको बहुत बताना चाहा, मैं नीचे भी उतर कर आई थी। सोचा ज़ोर से दरवाज़ा बजाऊंगी तो मालकिन नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए आपको फ़ोन करना ज़्यादा बेहतर समझा। मगर आपने फ़ोन उठाया ही नहीं, इसलिए मुझे खुद ही फैसला करना पड़ा। मैंने गुस्से से कहा कि अब तुम कहाँ हो? अस्पताल में हो। उसने मामूली सा जवाब दिया। कहने लगी कि नहीं मालिक, मैं बड़े साहब को लेकर गांव जा रही हूँ। उनका कहना है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते, वो अपने गांव जाना चाहते हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो वहीं पर जाना चाहते हैं। नीलम की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने सख्ती से कहा कि तुम्हारे दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि तुम मेरे पिता को लेकर गांव चली जाओ, लेकिन उसने मेरी कोई बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। दोबारा उसका फ़ोन मिला ही नहीं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैं सिर्फ उसको कॉल ही लगा सकता था, क्योंकि वो कौन से गांव में रहती थी ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि कई बार जब वो अपने गांव गई थी तो उसने हमें अपने गांव का नाम और पता नहीं बताया था। हैरानी की बात ये थी कि नीलम मेरी इजाज़त के बिना मेरे पिताजी को अस्पताल ले गई थी, लेकिन फिर वो खुद भी वापस नहीं आई। ये बात जब मेरी पत्नी को पता चली तो उसका अंदाज मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वो कहने लगी कि नीलम ने अच्छा ही किया। ऐसा समझो कि नीलम ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। वैसे भी तुम्हारे पिता के पास कुछ था ही नहीं, न पैसा न ठिकाना, अभी तो ठीक ठाक थे। कल को अगर बीमार पड़ जाते तो उनके अस्पताल का खर्चा कौन उठाता? उसके शब्दों में कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बात को ऐसे सुना रही थी जैसे पिताजी का जाना बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसने कहा, मैं वैसे भी नीलम को भी नौकरी से निकालना चाहती थी। अच्छा ही हुआ वो भी उनके साथ ही चली गई। कई दिनों से वो ठीक से कोई काम भी नहीं कर रही थी। अच्छा हुआ कि 172 मुसीबतें टल गईं। मीनाक्षी की बातें मेरे दिल पर अजीब असर कर रही थीं। एक तरफ मुझे भी लगता था कि वो ठीक कह रही है। पिताजी को इस घर में रखने से सच में खर्चा बढ़ रहा था और उनकी देखभाल करना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद पिताजी ने नीलम के साथ कुछ जाने का फैसला किया होगा। अगर उन्हें कुछ परेशानी थी तो वो मुझसे बात कर सकते थे। आखिर मैंने उन्हें घर से निकाला तो नहीं था, वो तो खुद ही गए थे, तो फिर मैं क्यों खुद को कसूरवार समझूं और उनके लिए परेशान हूं? मीनाक्षी की बातों ने मेरे दिल से शव को खत्म कर दिया था। अब मैंने खुद को समझा लिया कि पिताजी का यहाँ से जाना ही बेहतर था। अगर वो यहाँ रहते तो शायद परेशानियां पैदा हो सकती थीं, खर्च बढ़ जाते और मेरी पत्नी के साथ भी मेरे हमेशा लड़ाई झगड़े रहते। मुझे पिताजी पर बहुत गुस्सा आता था। यहाँ से अपनी मर्जी से जा चुके थे, अब मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी थी। मेरी पत्नी मुझे तसल्ली देती थी कि अब तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुके हैं। अब तुम्हें अपना और अपना घर देखना चाहिए। मीनाक्षी की बातों में ऐसे खुदगर्जी थी जो मुझे भी ठीक लगने लगी। मैंने सर हिलाया और मीनाक्षी की बातों को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। अब तो मैं पूरी तरह से फ्री हो गया था। मुझे पिताजी के लिए परेशान भी नहीं होना था और खर्चों से भी बेफिक्र हो गया था। जब मेरे पिताजी मेरी जिंदगी से चले गए तो शुरू में मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी बने ही नहीं थे, इसलिए उनका मेरी जिंदगी में शामिल ना होना मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता था। मेरी जिंदगी पहले जैसी होती गई। मैं जैसे पहले ऑफिस जाया करता था और अपनी पत्नी के ख्वाहिशों को पूरी करता रहता था
और जिंदगी गुजारने की कोशिश करता था। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। एक दिन ऑफिस में मुझे बुलाकर बताया गया कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मुझे डिमोशन दे दिया गया। इस खबर ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरे बॉस ने साफ साफ कहा कि तुम्हारा काम अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर अगले साल तक तुमने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ सकता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये नौकरी मेरी जिंदगी की बुनियाद थी। इसी से ही तो मेरा घर चल रहा था, बल्कि मेरी पत्नी की सारी ख्वाहिशें भी इसी से पूरी हो रही थीं। मैं दिन ब दिन परेशान होता रहा। वक्त इसी तरह से गुजरता गया, लेकिन मेरी कोशिशों के बावजूद भी मेरे ऑफिस का काम बेहतर न हो सका। आखिरकार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये खबर सुनकर मेरी पत्नी का मूड पूरी तरह से बदल गया था। मैंने उसको बताया कि मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, तो उसको मुझसे कोई हमदर्दी न हुई थी। उसने कहा कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी, वरना तुम्हारे पास तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये शब्द मेरे दिल को खाली कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा। मीनाक्षी अपनी जिंदगी को जीने वालों में से थी, जो न सिर्फ अपनी खुशियों और ज़रूरतों की फिक्र करती थी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। उसने कभी मेरी परेशानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझा। मैंने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, लेकिन ये नौकरी मेरी पुरानी नौकरी जैसी नहीं थी, जहां मुझे बहुत सारी फैसिलिटी और अच्छी सैलरी मिलती थी। उन नौकरियों से मेरी आमदनी बहुत कम थी और मेरी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। कई साल इसी हालत में गुजर गए, जो मैंने बहुत परेशानी और फाइनेंशियल परेशानियों में गुजारे। मेरे पास सेविंग्स भी खत्म हो चुकी थी। मैं दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। एक दिन मैं थका हारा काम से वापस आया तो घर की हालत देखकर मैं हैरान रह गया था। हर तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ था, जैसे यहाँ कोई औरत रहती ही नहीं है। मैंने मीनाक्षी से कहा कि घर की ये क्या हालत बना रखी है, सफाई क्यों नहीं करती? उसने लापरवाही से जवाब दिया, अब घर में कोई नौकरानी नहीं है, सबको पैसे चाहिए तभी वो काम करेंगी। मैंने गुस्से से कहा, अगर घर में नौकरानी नहीं है तो तुम साफ सफाई कर लो। लेकिन मीनाक्षी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे ये सब करने की आदत नहीं है, तुम किसी नौकरानी का इंतजाम करो। मीनाक्षी ने मुझे बहुत तंग करके रख दिया था। मुझे महसूस हुआ उसकी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत या मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। वो सिर्फ अपने आराम के बारे में ही सोचती रहती थी और मेरी मुश्किलों के बारे में सोचने की जरा भी कोशिश न करती थी। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था, अगर मैंने जल्द ही कोई अच्छी नौकरी तलाश नहीं की तो मीनाक्षी मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसके रिएक्शन से ये सब जाहिर हो रहा था कि वो इस रिश्ते को सिर्फ इस समय तक निभाएगी जब तक कि उसकी सारी डिमांड्स पूरी होती रहेंगी। मुझे अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर यह एहसास हुआ कि मैंने अच्छी औरत से शादी नहीं की, ये कभी भी मेरा साथ छोड़ देगी। मेरे दोस्त ने मुझे एक नौकरी के बारे में बताया था। वो नौकरी शहर के नए 5 स्टार होटल की थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पहले भी होटल मैनेजमेंट में काम किया था और सोचा था कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस होटल में कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। जब मैं होटल पहुंचा तो पता चला कि इंटरव्यू होटल की मालकिन खुद ले रही है। मालकिन के सामने इंटरव्यू देने का ख्याल मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और कमरे में दाखिल हो गया। मालकिन कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। इससे मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने अपनी फाइल टेबल पर रखी और अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो उनको देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि नीलम थी, वही नीलम जो हमारे घर में नौकरानी का काम किया करती थी। मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन उसकी शक्ल और हुलिया काफी हद तक बदल चुका था। वो एक 5 स्टार होटल की मालकिन थी और उसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो मेरी आंखों के सामने हंसते हुए बोली, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? हाँ, मैं नीलम ही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसका सवाल मेरे लिए एक और झटका सा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम इस होटल के मालकिन कैसे बन गई? नीलम ने फिर से हंसकर कहा कि एक लंबी कहानी है। उसने कहा कि ये सब कुछ आपकी पत्नी की वजह से हुआ है। मैंने कहा, मेरी पत्नी की वजह से तुम इस होटल की मालकिन कैसे बन सकती हो?
उसने कहा, हाँ, मैं सही कह रही हूँ। ये सब मालकिन की वजह से ही हुआ है, जो आपके पिता के साथ बुरा बिहेव करती थी, और इसी की वजह से मैं तुम्हारे पिता को वहां से निकाल कर ले गई थी। मैंने कहा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो बताने लगी कि उस रात आपके पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनके सीने में दर्द उठने लगा। वो समझने लगे थे कि शायद उनको हार्ट अटैक आ रहा है। वो मुझे ये सब कुछ बता ही रही थी जैसे कोई गहरा राज खोल रही हो। नीलम ने कहा, मैं फौरन ही आपके पिताजी को अस्पताल ले गई थी, जहां मैंने उनका इलाज करवाया, और फिर मैं उनको अपने गांव ले गई थी, जहां की हवा ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। मैंने वहां उनकी ढेर सारी सेवा की, बिल्कुल उनकी बेटी की तरह। मैंने उस समय आपके पिता की सेवा की, जिस समय आपको उनके साथ होना चाहिए था और उनकी सेवा करनी चाहिए थी। आपके पिताजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। मैं उनके साथ इतनी करीब हो गई थी कि आपके पिताजी ने ये सब कुछ, यहाँ तक कि ये 5 स्टार होटल भी मेरे नाम कर दिया। इस होटल के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था। ये होटल मेरे पिताजी का कब से हो गया? नीलम ने मुझे बताया कि आपके पिताजी दुबई में बहुत पैसा कमाया करते थे। उन्होंने आपसे ये बात छुपा रखी थी। जिस शहर में आपने रहना शुरू कर दिया, वहीं पर उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी और अपना कारोबार करना शुरू कर दिया, जो कि वो दुबई से ही कर रहे थे। नीलम मुझे बता रही थी कि ये सब कुछ अब उसका है, और मैं एक पल के लिए भी यकीन करने को तैयार नहीं था। मेरी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा, नीलम, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब कुछ मेरा है और तुम इसके मालकिन बनी बैठी हो। मैं बस यही सोच रहा था कि क्यों नीलम ने मुझे नहीं बताया, क्यों मेरे पिता ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा, तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? ये सब तुम्हारा काम था, लेकिन तुम तो नमक हराम निकली। नीलम ने जवाब दिया कि आपके पिता ने मुझे ये सब कुछ दिया था, मैं क्या करती? उसने कहा कि आपके पिता की ख्वाहिश थी कि मैं उनकी जगह पर इस होटल की मालकिन बनूं। उसने अपनी बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि वो सच बोल रही थी। लेकिन मैं ये सब हजम नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। मैंने कहा, मुझे पिताजी के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नीलम कहने लगी कि आपके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मैंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? पिताजी की मौत के बारे में सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा था। वो कहने लगी कि मैंने आपके पिता का बहुत ख्याल रखा, उनका इलाज भी करवाया, मगर उनका इस दुनिया से जाने का समय आ गया था। मैंने कहा कि तुमने मेरे पिताजी की मौत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तो वह कहने लगी कि आपके पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनकी मौत पर आपको न बुलाया जाए, इसीलिए मैंने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। पिताजी की मौत की खबर सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। अब तो वो कभी वापस भी नहीं आ सकते थे। मैं होटल से बाहर निकल आया था और सड़क पर ही बैठ गया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उनकी फोटो देखकर मैं रोने लगा था। मैं उनकी फोटो से माफी मांगने लगा कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। अंतिम समय में पिताजी को मुझसे मिलना तो चाहिए था, लेकिन मैं उनका बहुत बुरा बेटा था, इसलिए उन्होंने मुझे याद नहीं किया। मैं घर आ गया था और हमेशा पिताजी को याद करता रहता था, उनसे माफी मांगता रहता था। उनकी फोटो देख देख कर यही कहता रहता था कि देर से ही सही, मगर मुझे आपकी अहमियत पता चल गई। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। मैंने ये सब कुछ जब अपनी पत्नी को बताया तो वो कहने लगी कि ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो हम नीलम पर केस कर देते हैं। मैंने उससे कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम्हें केस की पड़ी है। अब केस करने से क्या होगा? सब कुछ तो नीलम के नाम हो चुका है और अब मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी बातों में बेहद गुस्सा था, क्योंकि मेरी पत्नी भी इस समय मेरी परेशानी का हिस्सा थी। मीनाक्षी का रिएक्शन मेरे लिए एक और बड़ी परेशानी का हिस्सा था। उसने मुझ पर इल्जामों की बौछार कर दी और मैं खामोश रहकर उसकी सारी बातें सुनता रहा। वो कहने लगी कि तुम कोई छोटे बच्चे हो, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पिता ने इतने साल दुबई में गुजारे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाया ही होगा। तुम्हें ये सब तो सोचना ही चाहिए था कि वो अपना कुछ ना कुछ छोड़कर तो गए होंगे। उसकी बातों में ढेर सारे ताने थे। मीनाक्षी ने कहा था कि हमें नीलम की खुशामद कर लेनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे दिमाग में कुछ था ही नहीं, तुम तो बेहद ही बेवकूफ हो। जब उसने ये कहा तो मेरा दिमाग गुस्से से फट पड़ा। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। मैंने इस लड़ाई को और बढ़ाया और उसको जो कुछ कहना था कह दिया।
मैंने गुस्से से मीनाक्षी से कहा कि तुमने कभी ये सोचा था कि वो मेरे पिता थे? तुम्हारी बातों से ज्यादा तकलीफ मुझे और कुछ नहीं दे सकती। हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो गुस्से से मेरे सामने से चली गई। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि अब मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। शुरू से ही मीनाक्षी मेरी शराफत का फायदा उठा रही थी और हमेशा उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा था। अभी भी वो ऐसा ही कर रही थी। अब मैं समझ गया था, अब मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आएंगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने एक वकील से बात की जो मेरे लिए आखिरी उम्मीद थी। वकील साहब ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता ने होशो हवास में खुद ही उस नौकरानी के हवाले अपना सब कुछ कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम कानूनी तौर पर भी अब कुछ नहीं कर सकते। ये सब मेरे लिए बहुत ही हैरान और मायूस कर देने वाली बात थी। मैं सोच रहा था कि क्या सच में मैंने अपने पिता के साथ बहुत बुरा किया था। मैंने अपनी नौकरानी के कमरे में अपने पिता को जगह दी और उसके साथ साथ वो सब भी किया जो एक बेटे को अपने पिता के साथ नहीं करना चाहिए। अब मुझे समझ आया कि मैंने अपने पिता को कितना परेशान किया था। इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या बुरा हो सकता था। उनका भरोसा मैंने तोड़ा था और जब वो मुझसे रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहते थे तो मैंने पूरी तरह से उनको इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे किए का नतीजा था। मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या सच में मेरे साथ ये सब हो रहा है? फिर दिमाग में एक सवाल आया कि क्या अब भी कुछ हो सकता है। लेकिन वकील की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि अब कुछ वापस नहीं आ सकता, न मेरे पिता और ना ही उनकी दौलत। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। मीनाक्षी तो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। उसे तो सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत थी। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ना कोई नौकरी थी, ना घर में चैनो सुकून था। लेकिन ऐसे बुरे समय में मेरा साथ नीलम ने दिया था, जिसने मुझे घर खर्च के लिए थोड़े से पैसे दे दिए थे। मगर मैं अपने किए की माफी नीलम से मांग रहा था। मैं बहुत गरीबी भरी जिंदगी गुजार रहा था। धीरे धीरे मुझे एक बीमारी ने जकड़ लिया था जिसके लिए मेरा इलाज होना बहुत जरूरी था, लेकिन मुझे अपना इलाज नहीं करवाना था। मैं अपने पिता की तस्वीर अपने सीने से लगाकर सारा दिन रोता रहता था। उनसे माफी मांगता रहता था कि जीते जीना सही, पिताजी मरने के बाद तो मुझे माफ कर दे। मुझे उनकी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी माफी ही मुझे सुकून दे सकती है। नीलम घर पर आती थी और मेरी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता था। मैं अब बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठता था। नीलम मुझे जो पैसे देकर जाती वो पैसे मैं उसे वापस कर दिया करता था। मैं कहता था कि मैं भी मर जाना चाहता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब मैंने अपने पिता का ख्याल नहीं रखा। मैंने उनको अकेला छोड़ दिया था और आज मैं खुद भी अकेला हूँ। नीलम मेरी ऐसी हालत पर अफसोस करती थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब नीलम ने मेरी मदद की और मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया था। उसने कहा कि आप बड़े साहब की आखिरी निशानी हो। भले ही वो आपसे नाराज थे, मगर अब आप सुधर चुके हो। गरीबी भरे हालात देखकर आपको एहसास हो गया कि आपने अपने पिता के साथ कितना बुरा किया था। सबसे अच्छी बात यह होती है कि इंसान ठोकर खाकर सुधर जाता है और आप सुधर गए हो, संभल गए हो। मैं आपसे शादी करके बड़े साहब की आत्मा को शांति देना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो औरत थी उसने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और इसमें उसी का हाथ था जिसने आपको आपके पिता से दूर कर दिया। अब वो आपकी जिंदगी से निकल चुकी है। मैंने नीलम से मना किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मगर वो नहीं मानी और कहने लगी कि आप बड़े साहब के बेटे हो और आपका ख्याल रखकर मुझे बहुत खुशी मिलेंगे। एक पत्नी बनकर मैं आपकी सारी जिंदगी सेवा करूंगी। मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व महसूस हुआ था, जिन्होंने नीलम को अपना सब कुछ सौंप दिया था। शायद नीलम जैसी इंसान ये सब डिजर्व करती थी। मैं अपने पिता की किसी भी चीज का हकदार नहीं था। नीलम के साथ मेरी शादी भले ही हो गई है, मगर मैं पहले जैसी जिंदगी नहीं गुजारता। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। नीलम के साथ मेरी शादी होना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर फैसला था। नीलम ने मुझ जैसे बीमार इंसान को सुधार दिया, संभाल दिया और अब मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। कुछ लोग अपनी दुनिया में इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने माता पिता की अहमियत को भूल जाते हैं, उनका ख्याल रखना भूल जाते हैं। वो जो समझते हैं ये वही लोग हैं जो बुढ़ापे में अपने पिता का सहारा नहीं बनते और फिर नतीजा ये होता है कि उन्हें वो सज़ा मिलती है
जो शायद मुझे मिली थी। नीलम, जिसे मैं बहुत बुरा समझता था, अब मुझे पता चला था कि मेरे पिता ने उस पर भरोसा क्यों किया और उसे अपनी जायदाद क्यों सौंपी। क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी। भले ही वो गरीब थी, लेकिन उसे लोगों की परेशानी समझ में आता था। उसने मेरे पिता की भी परेशानी में मदद की थी। तभी तो मेरे पिता ने अपनी औलाद पर भरोसा ना करके उस पर भरोसा किया, और इस बात का यकीन मुझे अब हो चुका है। मैंने तो कभी अपने पिता की इज्जत ना की। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी। वो तो इस दुनिया से चले गए, तब मुझे एहसास हुआ जो सब कुछ मुझे मिलना था वो मेरे पिताजी ऐसे भी मेरे नसीब में लिख गए थे। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया था, और मरने के बाद भी वो मेरी जिंदगी में नीलम जैसी अच्छी हमसफर को भेज गए थे, और वापस उनकी दौलत मुझे मिल गई थी। लेकिन मैं उनकी दौलत का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी मेहनत की कमाई से अपना खर्चा करता हूँ। मगर मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरे दिल में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।